इंडक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि भाई ये जो EMI है ये आपके पास क्या है, व्हाट इज EMI। ओके, तो सबसे पहले हम EMI के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि EMI जो है वो क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, ओके, यहाँ पर हम ये क्या है एक कॉइल लेकर चल रहे हैं और ये जो कॉइल है अगर आप इसमें करंट फ्लो करें, ओके, या तो आप करंट फ्लो करें या फिर इसके पास क्या लेकर आए, कोई बार मैग्नेट अगर आप लेकर आए तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पे जो भी यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पास होंगे उनमें क्या होगा, चेंज होगा। भाई कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, आई मीन इंक्रीज भी हो सकते हैं या फिर डिक्रीज भी हो सकते हैं या फिर वो एक कांस्टेंट पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पर चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के प्रोड्यूस होने की ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो EMI इज द फिनोमिना of generation of an EMF. Okay, the phenomena of generation of an EMF. EMF is the electromotive force in a coil due to change in magnetic flux linked with it. Is known as EMI। यानी कि जो प्रोसेस है आपका जनरेशन ऑफ एन EMF ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज नॉन एज EMI। तो आप इसे क्या कहेंगे, EMI कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर आपके पास ये जो जनरेशन ऑफ एन EMF हो रहा है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं द EMF produced in this case, the EMF produced in this case is known as induced EMF। कि जो भी यहाँ पर EMF प्रोड्यूस होगा आप उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड EMF। ओके, और ये जो कॉइल है मेरे पास, अगर मान लीजिए मैं ये कहूंगी ये जो है क्लोज्ड है, ऐसे यहाँ पर एकदम ये जो सर्किट है कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आप इसके पास ला रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, EMF प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो वो किसकी वजह से हुआ, EMF प्रोड्यूस होने की वजह से। तो आप उसे यहाँ पर क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका इसी में होगा, इफ द कॉइल इज क्लोज्ड then a current flows in the circuit is known as, और वो करंट हम क्या कहेंगे उसको, इंड्यूस्ड करंट। भाई जैसे आप EMF को यहाँ पर बोल रहे हैं इंड्यूस्ड EMF, सिमिलर वे में आप यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगा आप उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपके पास EMI का। अब EMI के कॉन्सेप्ट में अगर आप यहाँ पर मेन देख रहे हो तो जो सारा रोल है वो किसका है, किसकी वजह से यहाँ पर EMF प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप क्लियर से यहाँ पे कह रहे हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ये कंप्लीट रोल है ना। अगर जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर EMF प्रोड्यूस होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ दिस EMF। इस EMF के लिए सीधा सा कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक
कहीं पर फील्ड लाइंस है, लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे ये यहाँ पर मैं पैरेलल फील्ड लाइंस जो है बना रही हूँ। जब भी पैरेलल फील्ड लाइंस होती हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पर वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर इन फील्ड लाइंस के थ्रू में मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वेक्टर बी। ओके, नाउ हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी कि हमें फील्ड लाइंस जो है वो क्या करनी है, काउंट करनी है। ओके, कैसे, क्रॉसिंग, जो क्रॉस कर रही है किसको, नॉर्मली द सरफेस एरिया, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे सरफेस होगा उसके एरिया को अगर नॉर्मली क्रॉस करती है तो वो जितनी भी फील्ड लाइन क्रॉस करेगी हम उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास ये एक मैंने सरफेस रख दिया है। ओके, ये हमने क्या रख दिया है, एक सरफेस रख दिया है। अब अगर आप इस सरफेस से देखिए तो यहाँ से कितनी लाइंस पास हो रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में से, देखो ये वाली, देखो वैसे टोटल कितनी फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन पास कितनी हो रही है, 1 एंड 2। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। क्लियर, तो इसका मतलब क्लियर सा है कि जो भी यहाँ पर हमारे पास ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से नॉर्मली जो भी लाइन यहाँ पर पास होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, फील्ड लाइन कहलाएंगी। ओके, क्लियर है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करें तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि बी का। और इसी तरह से ये जो है आपके पास क्या है, सरफेस है, और सरफेस है तो इसका एरिया भी होगा, बिल्कुल होगा ना। तो इसके एरिया को अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें किससे, वेक्टर ए से, तो वो कैसा होता है जी, आप उसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं इस तरह से नॉर्मल अगर ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब ये इसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो उस कंडीशन में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन, और वो भी प्लेन, उसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया ए, और ये एरिया जो है, जो सरफेस है, ये कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारे पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, वेक्टर बी से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज डिफाइंड बाय द डॉट प्रोडक्ट of area vector and vector magnetic field, यानी कि जो भी आपके पास यहाँ पर एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है, उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें तो उस डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है, फ्लक्स होती है। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला वेक्टर बी डॉट वेक्टर A. Okay, since it is a dot product, so if we want to expand this formula, then we can write phi is equal to B A cos theta. ये हो गया है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। वेरी गुड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई से आपने रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होता है यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वो जो क्वांटिटी होती है वो खुद कैसी होती है, स्केलर होती है या फिर वेक्टर होती है, स्केलर होती है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने ये तो बता दिया कि बी क्या है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर है। बट व्हाट इज दिस कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, यहाँ पर आपके पास ये जो थीटा है
वेक्टर केसेस आपके पास हैं, तो हम उसको आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। आप इसे एक्सपेंड करें तो आप इसे कहेंगे बी ए कॉस थीटा। ओके, इट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और जो थीटा है आपके पास, ये क्या आपने बताया है, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। ओके, अब आपके पास यहाँ पर कंडीशन है कैसे कि ये जो मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये थीटा एंगल कैसे बना रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये मेरे पास क्या है, सरफेस एरिया है। ओके, और मैं यहाँ से अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो नॉर्मल जो है मेरा इस तरह से होगा, राइट। और जो नॉर्मल होता है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास एरिया वेक्टर, और ये मेरे पास यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, फाई पर डिपेंड करती है। कैसे कैसे डिपेंड करती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पुट कर देते हैं। ओके, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बताइए, कॉस थीटा एंड कॉस 0 डिग्री एंड दैट विल बिकम इक्वल्स टू 1। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आपके पास फाई की वैल्यू क्या मिली, यू विल गेट फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये जो आपको वैल्यू मिलती है फाई की, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास ये जो सरफेस एरिया है और यहाँ पर इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में जो भी आपके पास फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो आपका कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, यहाँ पर ये मैक्सिमम तो होता ही है, साथ साथ एक कंडीशन और है, वो क्या, कि ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब फ्लक्स यहाँ पर कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इसके बाद हम केस नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। केस नंबर सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री इसका मीनिंग कैसे हुआ कि अगर आपके पास ये फील्ड लाइंस हैं, ओके, और यहाँ पर आपके पास सरफेस एरिया रखा हुआ है और इसका जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, राइट, ये हो गया आपके पास एरिया वेक्टर और ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो एंगल बनेगा इस डायरेक्शन में वो आपके पास क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, it becomes 0 and due to it phi also becomes 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरह से आपके पास सरफेस एरिया रखा होता है तो उस कंडीशन में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, नो मैग्नेटिक फ्लक्स। केस नंबर थर्ड, when थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में cos थीटा क्या हो जाएगा, -1, और cos थीटा -1 हुआ तो फाई की वैल्यू आपको कैसी मिली, -ba। अब ये जो वैल्यू है आपको कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो नेगेटिव मिल रही है तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि जो आपका फ्लक्स है वो कैसा है, नेगेटिव फ्लक्स है। ओके, अब आपको मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम फ्लक्स कौन सा है, ये या ये, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि ये जो फ्लक्स है, यानी कि जब आपके पास फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो ये आपका क्या होता है, मिनिमम फ्लक्स होता है। क्यों होता है, बिकॉज फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइन्स, राइट, नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, यानी कि हमें नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करनी है यहाँ पे, और जो काउंटिंग हम करेंगे वो नेगेटिव में नहीं करते हैं। ओके, सो इट इज नॉट डिफाइंड एज मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डिफरेंट केसेस के बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसका यूनिट का। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, देखो आपका जो फॉर्मूला है वो किसकी टर्म्स में दिया जाता है, बी इंटू ए। इसका मतलब बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और ए इज द एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास फ्लक्स की यूनिट क्या
हो गई है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, आप इसको टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं या फिर एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, वेबर। ओके, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 1 वेबर क्या होता है, 1 वेबर, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे इफ V इज इक्वल टू 1 टेस्ला। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री, बट बिकॉज फाइव इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ओके, बी और ए का ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर थीटा क्या रखना होगा, 0 डिग्री, ताकि आपको cos थीटा की वैल्यू क्या मिल जाए, 1। तो इन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद आपको जो फाइव की वैल्यू मिलती है रिजल्टेंट, b इक्वल टू 1, ए भी 1 है और cos थीटा भी क्या हो गया, 1। तो आपको फाइव टोटली क्या मिला, 1, यानी कि 1 वेबर। So 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट सरफेस एरिया placed in magnetic field of 1 and how in the direction of magnetic field। तो इस तरह से आपको 1 वेबर की वैल्यू जो है मिल जाती है। ये जो यूनिट होती है आपके पास वेबर, ये आपकी एसआई यूनिट के अंदर होती है। ओके, एसआई यूनिट है आपकी वेबर। और अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करें तो मैक्सवेल इसकी यूनिट होती है। ओके, मैक्सवेल होती है। और अगर आप जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इस कॉन्सेप्ट में अगर आप ले तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, गॉस, और एरिया की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों का रिलेशन ले तो वो आपके पास मिलता है 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁻⁸ मैक्सवेल। अब इसके बाद आपके पास यूनिट्स के बाद कॉन्सेप्ट किसका आता है, डायमेंशन का, कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन इसकी बता देती हूँ, दैट इज इक्वल टू m1 l2 p माइनस 2 a माइनस 1। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया है यहाँ पर किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। आई होप आपने ये जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे से एंजॉय किया है। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि कैसे इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।